हमारी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसका पहला चैप्टर हम इसमें देखेंगे जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप सूर्यास्त के बाद आसमान की ओर देखेंगे, जब सूर्य ना रहे, तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी आकाश में। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें से कुछ होंगी जो चमक रही होंगी और कुछ होंगी जिनमें कि अपनी रोशनी नहीं होगी, वो टिमटिमाहट नहीं होगी। कुछ ऐसी होंगी जो कि चंद्रमा के समान आपको दिखाई देंगी जिसमें अपना प्रकाश नहीं है। जो टिमटिमाती हुई चीज़ें आपको दिख रही हैं, वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ये तारे हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश है। वहीं पे जो चंद्रमा है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, पर वो भी हमें यथास्थिति वहाँ पे दिखता है। पर क्या पूरे महीने भर चंद्रमा आपको एक जैसा ही दिखता है? तो ऐसा नहीं है। 15 दिनों के अलग अलग अंतराल पे, मतलब पहले 15 दिन अगर आप लेके चलते हैं, तो अभी जब पहला दिन होगा तो चंद्रमा का आपको अलग आकार दिखाई देगा। वो अपने आकार को 15 दिनों तक परिवर्तित करता रहेगा। इन 15 दिनों में जो 15वां दिन होगा वो होगी अमावस्या। अमावस्या के बाद चंद्रमा फिर से अपने आप को बदलना शुरू करेगा, उसका आकार बदलेगा। और ऐसे ही जब दोबारा आप 15 दिन यानी कि पूरे 30 दिन कर लेंगे तो वो हो जाती है पूर्णिमा। अमावस्या के दिन आपको पूरी तरीके से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। वहीं पे पूर्णिमा के दिन आपको पूरी तरीके से चंद्रमा दिखाई देता है। ये अपने पूरे इस तरीके से गोलाकार आकृति में आपको विजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, सौरमंडल में पृथ्वी को देखने से पहले, सौरमंडल के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि हम किस प्रकार से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमें किसी भी वस्तु को देखना है तो सिंपल सी बात है कि उस वस्तु पे प्रकाश पड़ना चाहिए और वो प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होना चाहिए, यानी प्रकाश जाए, उस चीज़ से टकराए और टकरा करके वापस जब हमारी आँखों पे वो आएगा तब हम उस वस्तु को बहुत साफ देख पाएंगे। वहीं पे अगर किसी वस्तु का अपना प्रकाश है तो फिर प्रकाश को किसी दूसरे जगह से आके उस पर पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा उससे आने वाले प्रकाश के ज़रिए हम उस चीज़ को देख पाएंगे। पर जब आप देखेंगे कभी भी ट्यूबलाइट हो, आपकी कोई हेडलाइट हो, है ना, उस पर आप सीधा सीधा जब देखेंगे आपको वो दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या कि वहाँ से रोशनी तो आती हुई दिखाई देगी, आपको रोशनी पुंज दिखाई देगा, पर वो कैसी है, क्या आकृति है, क्या बनावट है, ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। इसी तरीके से जब किसी चीज़ से सीधा प्रकाश आता है, यानी कि वो उस चीज़ का सीधा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट है, तब आपको वो चीज़ उस तरीके से विजिबल नहीं होगी, बस आपको वहाँ से प्रकाश, रोशनी दिखाई दे रही होगी। पर अगर वहाँ से कहीं और प्रकाश जा रहा है और वो परावर्तित हो रहा है किसी दूसरी वस्तु से, तो आप उस वस्तु को बहुत आसानी से साफ साफ देख पाएंगे। तो चंद्रमा के साथ ऐसा ही होता है। चंद्रमा के बारे में आगे हम और डिटेल में भी देखेंगे, पर पहले चलिए जान लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो मंडल का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप। जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं या आप यहाँ पे जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं तो दोस्तों का ग्रुप बन जाता है। अब इन ग्रुप्स में भी आप देखोगे कि जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है वो उस गैंग का दादा है ना तो वो उस ग्रुप का सरदार होगा। कुछ इसी तरीके से जो हमारा सूर्य है उसका जो मंडल है, यानी उसका जो परिवार है, फैमिली है, उसका वो मुखिया है और इसी वजह से उसको हम सौरमंडल कहते हैं। अब ये जो हमारा परिवार है इसके मेंबर्स भी होंगे। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स को रखा जाता है? शुरुआत में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें से जो प्लूटो है उसको बौना ग्रह मान के इसमें से हटा दिया गया है। जैसे हिंदू धर्म में 9 ग्रह पूजन का विधान भी है ना। अभी जो बचे हुए ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। इसके साथ सूर्य है 8 ग्रह, उसके जो उपग्रह हैं, कुछ छोटे और अन्य जो खगोलीय पिंड होते हैं वो हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारी चीज़ें मिलके सौरमंडल का निर्माण करती हैं। जिसका जैसे आपको बताया, जैसे गैंग का एक मुखिया होता है, वैसे ही यहाँ पे सूर्य जो है वो इस सौरमंडल का, इस गैंग का मुखिया है। ठीक है। सौर शब्द की अगर उत्पत्ति देखोगे तो सौर का सीधा सा मतलब सूर्य से ही है, सोल से निकला है ये। रोमन कहानियों में जो सोल है वो सूर्य देवता के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो जो सौर शब्द है उसका अर्थ है सूर्य से संबंधित। तो जब भी आप सूरज से संबंधित किसी चीज़ की बात करोगे तो उसमें सौर लगा देते हैं। तो इसीलिए सूरज का क्योंकि परिवार है तो सौर मंडल, तो यहाँ से इस तरीके से ये वर्ड आया है।
ठीक है, तो सौरमंडल क्लियर हो गया। सौरमंडल क्या है, अब एक एक करके हम बाकी की चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। जो भी ऐसे, चाहे ग्रह हो, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, ठीक है, जो भी वस्तुएं रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो भी वस्तुएं रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, सीधा सा हो गया। अब खगोलीय पिंडों में भी कुछ होते हैं बड़े आकार के, जो बड़े आकार के होंगे और अपने प्रकृति में गर्म होंगे, अपने नेचर में काफ़ी ज़्यादा हॉट होंगे। तो वो कैसे होते हैं, जिनके पास अपनी एनर्जी है। ये गैस से बने हुए हो सकते हैं, ठीक है, इसमें अपनी ऊष्मा भी होगी और अपना प्रकाश भी होगा। वो बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अपनी जो ऊर्जा है उसको भी उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको कहा जाता है तारा। उसी के विपरीत जो ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है, अपनी ऊर्जा नहीं है, वो गैस से बने हुए भी हो सकते हैं, पर हो सकता है कि वो ठोस पदार्थों से भी बने हुए हों, जैसे पृथ्वी है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं जिनके पास ना तो अपनी खुद की ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है, उन्हें कहते हैं ग्रह। अब ये जो ग्रह हैं ये हमें दिखाई कैसे देते हैं, प्रकाशित कैसे होते हैं, जैसे चंद्रमा का ही देखें तो चंद्रमा हालांकि ग्रह तो नहीं है, उपग्रह है पृथ्वी का, पर हमें दिखाई कैसे देता है, ये दिखाई देता है सूर्य की रोशनी की वजह से। जो सूर्य का प्रकाश आता है वो चंद्रमा से टकरा के परावर्तित होके हमारे पास तक आता है और हम उसको देख पाते हैं। तो इनको कह देंगे हम प्लैनेट। ये जो प्लैनेट होते हैं ये परिक्रमा करते हैं। अब ये परिक्रमा किसकी करेंगे, उसी की, सरदार की। सरदार कौन है यहाँ पे, सूर्य। तो ये सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द इस तरीके से ये चक्कर लगाते हैं। जहाँ पे ये चक्कर लगाते हैं, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो जहाँ पे ये चक्कर लगाते हैं, इनको कहते हैं इनकी कक्षाएं। तो सबकी अपनी ग्रहों की नियत कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में ही ये अपने चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से ये आपस में टकराते भी नहीं हैं। अगर ये अपनी कक्षाओं को छोड़ के दूसरों की कक्षाओं में चले जाएं, स्थानांतरित हो जाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपस में टकरा भी जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि हमारे जो आकाश में छोटे छोटे पदार्थ, छोटी छोटी वस्तुएं दिख रही हैं, वो वस्तुएं ना होकर के क्या हैं, तारे हैं। जो कि अब जैसे सूर्य भी हमारा एक तारा है ना। अब सूर्य अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है, फिर तारे हमें इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसका अनुमान कैसे लगा सकते हो, तो जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसको हमारी पृथ्वी तक आने में लग जाता है 8 मिनट। यानी अभी कोई प्रकाश की किरण अगर सूर्य से निकल रही है तो हम तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि दूर कैसे हुआ जब 8 ही मिनट लग रहे हैं, तो एक बार जो प्रकाश है उसकी गति पे भी ध्यान दे लो। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इसी को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इतनी तीव्र गति से प्रकाश चलता है, उसके बावजूद भी उसको सूर्य से यहाँ तक आने में 8 मिनट का समय लग रहा है। और ये तब जबकि पृथ्वी तीसरे नंबर पे है सूर्य से नज़दीकी की अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल में। पर जो तारे हम देख रहे हैं, जो हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, वो सूर्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनसे जो आने वाला प्रकाश होता है वो क्योंकि वहाँ पे इतनी दूरी से आता है तो हमें वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। तो बहुत ही रोचक तथ्य है तारों के बारे में कि ये जो तारे हैं इनको आप ग्रुप में रख सकते हो क्योंकि बहुत सारे हैं। अब कुछ तारों पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो, जैसे ये तारे हैं। अब अगर आप इनको जोड़ने की कोशिश करो, ऐसे इमेजिनरी एक लाइन बना दो डॉटेड, ठीक है, आपने ये आभासी एक रेखा खींच दी तो इससे आपको ये फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे जब हम किन्हीं तारों के ग्रुप से फिगर बना पाएँ तो इसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसको कहते हैं उर्सा मेजर, या फिर इसे बिग बियर भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा है उसको कहते हैं स्मॉल बियर, और स्मॉल बियर को सप्तऋषि भी कहते हैं। 7 तारों का समूह है ये। इसमें इसकी खासियत ये है कि जो ध्रुव तारा है वो इसके सबसे उत्तरी छोर पे है। मतलब अगर आप इन तारों को एक सीधी रेखा में रखते हुए इधर से शुरू करें इसको देखना, तो वहाँ उत्तर की दिशा में आपको हमेशा ध्रुव तारा दिखाई देगा। इसी कारण जो ये ध्रुव तारा है इसको
पुराने समय से ही उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे पुराने समय में ना तो आपके पास गूगल मैप्स थे, ठीक है, तो नेविगेशन के लिए क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, रास्ता दिशा का पता लगाने के लिए क्या करोगे, उसके लिए इन तारों का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी भी समुद्र में अगर आप हो, अब तो खैर अलग अलग प्रकार के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास कंपास है, पर अगर आप खो जाएं पहले के समय में तो क्या करते थे, इन्हीं ग्रहों से, तारों से पता लगाया जाता था कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। सौरमंडल के बारे में एक एक करके सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, बाकी के जो यहाँ पे ग्रह हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल जो है वो सौरमंडल को आपस में बांधे रखता है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश का भी और ऊष्मा का भी एकमात्र स्रोत है। यानी क्या, जितना भी हमें यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, चाहे वो पृथ्वी हो या और कोई ग्रह हो, तो उस पे ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूर्य है। कैसे, जो भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ये प्रकाश कहाँ से आया, सूर्य से। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना लिया। उन पौधों को जो शाकाहारी होंगे वो खाएंगे, उन शाकाहारियों को मांसाहारी खाएंगे, और आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठे हुए हम मनुष्य उन सभी को खा सकते हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली हमें भी जो एनर्जी मिली, अंततः हमें भी जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वो सूर्य की ही ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊष्मा और ऊर्जा के लिए हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सूर्य के ऊपर ही आश्रित हैं। सूर्य हमसे कितनी दूरी पे है, अब अगर ये काफ़ी हमसे नज़दीक होता, हालांकि हम सूर्य से तीसरे नंबर पे ही हैं, तीसरे नंबर के ग्रह हैं सौरमंडल में, पर अगर ये काफ़ी नज़दीक होता तो हम इतनी ज़्यादा गर्म ग्रह होता हमारा कि जीवन यहाँ पे रहता ही नहीं। ठीक है, और अगर ये बहुत दूर होता तो फिर ये इतना ठंडा हो जाता ग्रह कि तब भी जीवन नहीं रहता। अभी जो इसकी दूरी है हमसे, वो काफ़ी हद तक चीज़ के लिए जिम्मेवार है कि पृथ्वी पे जीवन हो पाया। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पे आज हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं ये भी नहीं होती, जीवन नहीं हो। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। चलिए इसके बाद देखते हैं ग्रहों को। तो ग्रह यही जो हम देख रहे हैं सौरमंडल में 8 ग्रह हैं अभी हमारे पास। तो पहला जो ग्रह है वो जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है वो है बुध। उसके बाद फिर शुक्र का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे ये हमारा पृथ्वी है। फिर इसके बाद ये हमारा मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इंग्लिश की राइमिंग है, अगर ये याद रख सकते हो ये रख लो, नहीं तो फिर हिंदी वाला आपके लिए जो बनाया है वो बताते। देखो इंग्लिश में क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो एक तो ये है, इससे याद रख लो। इससे अगर याद नहीं रहता है तो फिर हम याद रखेंगे, बचपन से पूजा में बड़े सुंदर यूनिक नृत्य करता था। तो यानी एक ऐसे इमेजिन कर लो कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं क्या करता था, बचपन से ही भक्ति भाव में मन लगता था मेरा, तो मैं बचपन से ही पूजा में बहुत सुंदर नृत्य करता था। बचपन से हो गया आपका बुध, से शुक्र, पूजा में पृथ्वी, माँ उसमें जो है उससे मंगल, बहुत यानी बृहस्पति, सुंदर शनि, यूनिक यूरेनस और नृत्य नेपच्यून, करता था ऐसे ही जोड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख सकते हो, तो आपको पूरा सीक्वेंस में याद रहेगा कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी जिस पे कि हम रह रहे हैं, आकार में अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। दूरी के हिसाब से देखें सूर्य से तो ये तीसरे नंबर पे आता है। ध्रुवों के पास जो पृथ्वी की आकृति है वो थोड़ी सी चलती है, मतलब ऐसे आपने लिया किसी गोलाकार चीज़ को और ऐसे पृथ्वी को दबा दिया दोनों ध्रुवों पे। ठीक है, इसीलिए ना तो ये पूरी तरीके से गोलाकार है, ना और किसी अलग तरीके के शेप की ये हो सकती है, इसीलिए इस आकृति को एक अलग नाम दे दिया गया, जिस आकृति को अपने आप में कहा जाता है भू-आब। यानी जो भू जैसी दिखती हो, जो पृथ्वी जैसी दिखती हो, वो हो गई भू-आब। तो अब पृथ्वी ही इस सौरमंडल में एकलौता भी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन का हमें पता है, जहाँ जीवन है। और यहाँ पे जीवन क्यों है, जो आपको बताया कि सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो जैसा तापमान हमें जीवन के लिए चाहिए था वैसा अनुकूल यहाँ पे तापमान है। पीने के लिए यहाँ हमें
पानी मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखो कि जीवन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पानी है, हवा है, जैसा तापमान चाहिए वैसा तापमान है। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं ये हमारे जीवन के लिए अनुकूल हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो अनुकूल ना हो और किसी चीज़ का परिवर्तन इनमें से हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। जब हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखें, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पे गए, है ना, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चंद्रमा से पृथ्वी को देखा तो उनको वो नीली दिखाई दी। अब नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो घिरा हुआ है पानी से। पानी कैसा होता है, नीला, तो इसीलिए पृथ्वी दिखाई देती है नीली। चंद्रमा की बात करते हैं, पृथ्वी का जो उपग्रह है, कैसा उपग्रह, प्राकृतिक। अब उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हो। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही उपग्रह उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं अपनी नियत कक्षाओं के अंदर। ठीक है, तो चंद्रमा जो है क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही टूट के बना हुआ है और इसी वजह से पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है, तो ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरे होते हैं जो मानव निर्मित उपग्रह होंगे। ये कौन से उपग्रह होते हैं, जिन भी उपग्रहों का हम प्रक्षेपण करते हैं। जैसे हमारा जो श्रीहरिकोटा है, वहाँ से आए दिन न्यूज़ देखते ही हैं आप कि हमने सैटेलाइट लॉन्च की है ना, हमने उपग्रह छोड़े। ऐसे ही नासा है, अपने उपग्रह छोड़ता है। ये भी क्या करते हैं, जैसे चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है या अन्य ग्रहों के उपग्रह परिक्रमा करते हैं, ये भी नियत कक्षाओं में पहुँचते हैं और वहाँ पे परिक्रमण करना शुरू कर देते हैं अपनी कक्षाओं में। ठीक है, समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, मानव निर्मित में भी और इसमें। मानव निर्मित का क्या है कि जिसको मानव ने बनाया, प्राकृतिक जो स्वयं से ही बना हुआ है और उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो जो चंद्रमा है वो हमसे कितनी दूरी पे है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्रमा हमारे से। इससे अगर तुलना करना चाहते हो तो सूर्य की दूरी भी देख लो और चंद्रमा की दूरी भी देख लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों। देखो, अब पृथ्वी का तो पता है कि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए हम कह सकते हैं 365 पूरे दिन और 1/4 दिन लेती है, यानी 365 और 1/4 दिन का समय लगाती है। ठीक है, वहीं पे अपनी धुरी पे ही घूमने के लिए वो 1 दिन का यानी कि 24 घंटे का समय लगाती है। चंद्रमा के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। चंद्रमा में क्या है कि वो एक चक्कर को पूरा करने के लिए लगभग 27 दिन का समय लगाता है और इतना ही समय वो लगाता है अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का कोई एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। अब जो चंद्रमा की स्थितियां हैं, अगर हम जीवन की खोज करने की सोचें चंद्रमा पे, तो अभी तक जो स्थितियां हमें पता है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां हैं वो चंद्रमा पे नहीं पाई जाती हैं। तो जब आप चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे तो इसकी सतह पर पर्वत भी दिखाई देंगे आपको, बड़े मैदान हैं, गड्ढे हैं। ठीक है, अब इनकी जो छाया है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो पूर्णिमा के दिन आप इनको देख सकते हो, अन्यथा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको वो छाया नहीं दिखाई देगी। इसके बाद जो अन्य सदस्य हैं हमारे सौरमंडल के, वो कौन है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे छोटे से ऐसे पिंड होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते रहे, इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह। तो अब बात ये आती है ना कि ये क्षुद्र ग्रह कहाँ से आए होंगे। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो इतने सालों पहले विस्फोट हुए, उन विस्फोटों से ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों से ही टूट के अलग हुए हैं। छोटे छोटे जो ये क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों से ही टूट के अलग हुए हैं। और जब आप मंगल और बृहस्पति के बीच में देखेंगे तो इनकी कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, टुकड़े हैं पत्थरों के, इनको ही उल्का पिंड कहा जाता है। अब कभी कभी होता क्या है कि ये जो उल्का पिंड है, चक्कर लगा रहे हैं पहले तो सूर्य का, चक्कर लगाते लगाते यहाँ से छोड़ के ये चल दिए। ठीक है, अभी तक यहाँ घूम रहे थे, मन नहीं करा आप घूमने का, यहाँ से निकल के चल दी। इसके बाद देखते हैं उल्का पिंड को। तो उल्का पिंड में क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। कई बार आपने देखा भी होगा आसमान में टूटता हुआ तारा दिखाई देता, तो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, यही उल्का पिंड होते हैं। एक दिशा से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे हवा के साथ इनका घर्षण होता है। अब ये जो घर्षण है ये इतना तेज होता है कि जिसकी वजह से जलना शुरू कर देते हैं। जलते जलते कुछ तो होते हैं जो पृथ्वी की सतह तक आते आते पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं,
और कुछ में होता है कि ये आके पृथ्वी पे गिरते हैं, टकराते हैं। तो वो बड़े बड़े से जो गड्ढे देखे होंगे आपने कई जगहों पे, वो इन उल्कापिंडों की वजह से ही बन जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो अब ये जो चित्र है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो तो इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना कि नदी के जैसा कुछ जा रहा है, सफेद सफेद बह रहा है इन काले बादलों के बीच, है ना। तो इसी को, क्योंकि ये नदी जैसा दिख रहा है, तो प्राचीन भारत में इसे कह दिया गया आकाश गंगा, यानी आकाश में बहने वाली गंगा। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मिल्की वे, कि मिल्क की कोई नदी बह रही है, मिल्क का कोई रास्ता है, वो है ये। अब ये मिल्की वे में है क्या क्या, इसमें आपको करोड़ों तारे, बादल, गैसें, इस तरीके की एक पूरी प्रणाली है जो मिलके मिल्की वे का निर्माण करती है। और जैसे ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे है, इसी तरीके की लाखों आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर जो मिलके साथ में ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एक तो इतना बड़ा ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा हमारे इस आकाश गंगा का, उस आकाश गंगा में असंख्य जो इस तरीके के और मंडल होंगे, उनमें से एक हमारे सूर्य का सौर मंडल, हर तारे का हो सकता है एक मंडल हो, ऐसा है ना। तो हमारे सूर्य का एक सौर मंडल, उसमें से भी एक ग्रह के ऊपर हम रहते हैं, उस ग्रह पे भी करोड़ों अरबों लोग हैं और उनमें से एक हम हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्थिति का इसी से पता लगा सकते हैं। चलो अब कुछ रोचक तथ्य जो दिए हुए हैं इस अध्याय में उनकी बात करते हैं, उसके बाद जल्दी से अपने क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आपको रिकैप कराएंगे चैप्टर को और फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहले तो वर्ड्स देख लेते हैं। तो सोलर का बता ही दिया था, कहाँ से आया, ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो जी का मतलब होता है, जी ई लेंगे तो इसका मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, तो जियोग्राफिया का मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना, पढ़ना, समझना, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जियो के साथ अगर लॉजी लगा दोगे तो वो हो गया पृथ्वी का अध्ययन। जियो के साथ अगर मेट्री लगा दोगे तो वो हो गया पृथ्वी को नापना। जियो के साथ अगर आइड लगा दोगे तो वो हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। फिर इसमें आर्यभट्ट के बारे में बताया हुआ है कि आर्यभट्ट जो है जानते ही हैं आप कि वो एक तो मैथमेटिशियन तो थे ही, है ना, गणितज्ञ तो थे ही, उसी के साथ साथ खगोल विद भी थे, खगोल शास्त्री। रोचक तथ्य एक और दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, भारत के बारे में पूछा हुआ है, तो भारत से कौन गया था ये कमेंट करके आप बताओगे। ठीक, उपग्रह के बारे में बताया हुआ है कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग चक्कर लगाता है। तो ये पहले ही बता दिया था आपको, मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी आपको बता दिया। एक कॉन्सेप्ट हमें और देखना है आंतरिक ग्रह का और बाह्य ग्रह का। तो आंतरिक ग्रह वो ग्रह हैं जिनकी दूरी पृथ्वी से कम है, ये अपनी संरचना में ठोस पदार्थों से मिलके बने हैं, जिसमें कि 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये किससे मिलके बने हैं, ठोस चट्टानों से। इसी के अलावा 4 जो ग्रह हैं बाकी के, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये सूर्य के बहुत दूरी पे हैं और ये गैसों और तरल पदार्थ से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो 2 हैं बृहस्पति और शनि, इनको अगर हम छोड़ दें तो यूरेनस और नेपच्यून बिल्कुल बर्फ की तरह जमे हुए ग्रह हैं। ठीक है, हम इसीलिए इनको बर्फीला ग्रह भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले ये है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो कमेंट में ज़रूर बताओ ग्रह तारों में क्या अंतर है, एक एक करके बताने। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो चीटिंग नहीं करनी है, जैसे ही आपको पूछा गया दिमाग में आते ही बताओ। अब मैं बताता हूँ। देखो ग्रह और तारे वही, एक के पास ऊर्जा है दूसरे के पास नहीं है, एक के पास ऊष्मा है अपनी दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, एक अपनी रोशनी से चमक रहा है, दूसरा दूसरे की रोशनी को परावर्तित करके चमक रहा है। तो ऐसे लिख सकते हो, और जो दिमाग में आए लिख दे। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सिंपल है, बता दोगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, तो बताया ही था इसके लिए राइम, उसके अकॉर्डिंग लिख दो, याद कर लो उसको अच्छे से। राइम भी कमेंट करके बताओ, और कोई राइम बना पा रहे हो, निमोनिक बना पा रहे हो तो वो भी बताना, दूसरों की हेल्प करो। ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, वही जीवन है, जीवन के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो सारी चीज़ें बता दो। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, अभी बताया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी में भी कभी पूछ सकते हैं और उसमें नहीं तो स्टेट्स में तो पूछ ही सकते। ब्रह्मांड क्या है बता दोगे। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, अब ये बताएंगे आप। ठीक है, तो इसको देखना,
कमेंट में बताना। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो कैसा पथ है? वृत्तीय पथ पर लगाते हैं, आयताकार पथ पर लगाते हैं, या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते? तो कैसा है? तो पूरा वृत्तीय पथ तो नहीं है, आयताकार तो होगा ही नहीं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये तो खुद बताओ। बुध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो सिंपल सा है इसके लिए जैम। ठीक है, जुपिटर एंड मार्स। याद रखने के लिए क्या रख सकते हो? जैम, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ लो, रिवाइज कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर सकते हो, ताकि मोटिवेशन मिले, मैं पूरी आपके लिए सीरीज़ ला सकूं। 6th to 12th सारी NCERTs जो भी आपके UPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारी यहाँ करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे किसी ने नहीं पढ़ाई होगी उस तरीके से नोट्स बना के, एक्टिव रिकॉल करवा के पूरी बुक्स की रिवीजन करवा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई करते